बच्चों, आज जो गद्यांश पढ़ाया गया था उसी के आगे का गद्यांश है और वह गद्यांश, अगला जो गद्यांश है इस प्रकार से है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, अर्थात शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व जो है वह कठिन है, जटिल है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही लेखक बताना चाहता है कि अगर किसी भाषा का विकास, विकसनशीलता अर्थात विकसित होने की जो प्रवृत्ति होती है वह शब्दों के स्तर से ही शुरू होती है, अर्थात शब्दों के स्तर से ही किसी भाषा की विकसित होने की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे अति नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेखक कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन में या सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही हो जाता है। लेखक कह रहा है कि जो हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक व्यवहारों में कुछ ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी और विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए। नए शब्दों का गठन, लेखक बता रहा है कि सामान्य रूप से शब्दों का जो गठन होता है, जो खोज होती है या जो सृजन होता है, कभी कभी बिना प्रयास के ही हो जाता है। वह शब्द हैं अर्थात उन विदेशी शब्दों से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द, अर्थात वह शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं में से सीधे अविकृत का मतलब बिना बिगाड़े हुए, बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों उसे उधार ले लिया जाता है। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो। लेखक कह रहा है कि वह शब्द जो लिए जाते हैं काम चलाऊ अर्थात अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वह ये काम चलाऊ शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसको हम साहित्य के क्षेत्र में उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो लेखक कहता है कि जब तक उस भाषा की मूल प्रवृत्ति के अनुरूप उसकी साहित्यिक शुद्धता प्रदान नहीं की जाती, अर्थात जब तक साहित्यिक शुद्धता प्रदान न की जाए तब तक हम उसे साहित्यिक क्षेत्र में वो कभी भी ग्रहणीय नहीं होता, अर्थात उसे हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंत में लेखक ये बताना चाहता है कि यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए ऐसे शब्द जो हम काम चलाऊ के लिए के प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद लेखक आगे यह बताना चाहता है, यह एक प्रश्न है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। लेखक कह रहा है कि जो साहित्यिक शुद्धिकरण की जिम्मेदारी कौन ले, यह एक समस्या उत्पन्न होती है। हिंदी भाषा के नवीकरण या शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किए। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भी की गई थी, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं में भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य अर्थात श्रेष्ठ विद्वानों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण
अपने ऊपर ले लिया था। अभिरुचि अर्थात उसमें सुधार करने की इनके अंदर लालसा थी और इसलिए इन लोगों ने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले लिए। भाषा को गतिशील बनाने की कोशिश भी की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुए हैं वो अपर्याप्त ही है, अर्थात वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवाकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। क्योंकि लेखक बता रहा है कि यह कार्य जो हुआ था शैशवाकालीन अर्थात बचपना अवस्था से लेकर गुजरकर वो आगे वृद्धि करने में या विकास करने में आगे नहीं बढ़ा। इसकी प्रवृत्ति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं, अर्थात इसके विकास में जो बाधाएं आती हैं दो वर्ग के लोग बाधाएं डालते हैं। प्रथम वर्ग वह जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। लेखक बताना चाहता है कि प्रथम वर्ग के वह लोग होते हैं जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच व्यक्त करते हैं। और दूसरे वर्ग के लोग वह हैं जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा अपने थोपना चाहते हैं। अर्थात जो प्रयुक्त विदेशी शब्द हैं उनको अपने ढंग से उसे विकृत कर अर्थात उसे परिवर्तन कर अपनी भाषा में उसको रखना चाहते हैं, उसको थोपना चाहते हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए कई आयोगों का स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि आयोग जो है उपयुक्त अर्थात इसके पहले बताई गई जो बाधाएं हैं उन बाधित तत्वों से हट करके अपना काम सुचारू बना सकेंगे। इसके बाद आगे लेखक के द्वारा जो अगला गद्यांश है, विदेशी शब्द जिन्हें हम प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है वो खास तौर पर दो प्रकार के होते हैं या दो तरह के होते हैं, जो वस्तु सूचक और भाव सूचक, अर्थात वस्तुओं को सूचित करने वाला वस्तु सूचक, भाव सूचक भाव को सूचित करने वाला भाव सूचक। दो प्रकार के शब्दों को बताया है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। लेखक कह रहा है कि देश में विज्ञान की प्रगति होती रहती है और जिसके कारण अनेक वस्तुओं का निरंतर खोज होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, अर्थात उसे एक नया नामकरण दिया जाता है, नामांकित किया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। लेखक कह रहा है कि जिस देश में उस नए शब्द की या नए वस्तु की जो सृष्टि की जाती है, सृजन किया जाता है, वह उस देश के आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। अर्थात वही देश जो है उस आविष्कृत अर्थात खोजे गए जो शब्द है उसका वही देश जो है उसका नामकरण करता है। वही प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है और सामान्य रूप से अन्य देशों में उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता और वैसे जैसे था अर्थात जो नामकृत किया गया है उसी के नाम से उसका प्रयोग किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। लेखक बताना चाहता है कि अगर जिस देश ने जिस वस्तु का आविष्कार किया है, खोज किया है,
उसके द्वारा जो नामकरण किया गया है, अगर उस नामकरण को अलग अलग देश जो है अपने अलग अलग नामों से उसको संबोधित करें, तो लेखक कह रहा है कि उस वस्तु को समझने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियां उत्पन्न होगी। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, स्पुतनिक, ये शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का शब्द है, इनका जो नाम है प्रायः सब जगह सभी देशों में ही किया जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। प्रायः सभी भाषाओं में उनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होते हैं। और एक उदाहरण देखिए, लेखक कह रहा है कि एक उदाहरण देख, इस बात को लेखक एक उदाहरण देकर समझाना चाहता है। जैसे सीढ़ी लगाना हो, तो सीढ़ी लगाना का मतलब ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में ही एक ही साधन मौजूद था। कार्य मतलब जो सीढ़ी लगाना है, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में इस साधन का प्रयोग किया जा। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई और उस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया गया, जैसे लिफ्ट है, एलिवेटर है, एक्सीलेटर आदि। और इन शब्दों का भी वही शाब्दिक अर्थ होता है कि माने ऊपर चढ़ने के लिए, अर्थात ऊपर चढ़ने के लिए ही इन वस्तुओं का, अर्थात इन जो नामकरण किया गया या जो खोज किया गया, वो भी इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए या इसी कार्यों में किया जाता है। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसीलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं। लेखक इसीलिए बताना चाहता है कि भारतीयों के लिए तो नया शब्द है, इसलिए जो भारतीय भाषा में इसके लिए अलग अलग नाम नहीं देखने को मिलते हैं, अर्थात नाम अलग अलग नहीं दिए गए हैं। इस स्थिति में उन शब्दों का यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए, कोई विरोध भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों का आत्मसात कर लिया, अर्थात शब्दों को अपने में समाहित कर लिया। और अंग्रेजी से रूसी ने भी ग्रहण किए गए, आत्मसात किया गया है। तो इस प्रकार से लेखक जो है, अगला जो गद्यांश है, कभी कभी एक ही भाव के होते हुए उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते हैं। लेखक कहता है कि कभी कभी ऐसी उपस्थिति हमारे सामने सम्मुख उत्पन्न हो जाती है कि किसी भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। तब हम कौन से शब्द का प्रयोग करें जिसको हमारी भावाभिव्यक्ति बिल्कुल सटीक और प्रभावशाली हो। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य होती है कि पर्यायवाची के शब्द के अर्थ अथवा भाव से कोई न कोई सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। इसलिए एक शब्द का प्रयोग दूसरे स्थान पर प्रत्येक स्थिति में नहीं किया जा सकता। अतः हमें इन सूक्ष्म अर्थों को समझते हुए और सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का ही प्रयोग करना अपनी भाषा में करना चाहिए। उदाहरण के लिए लेखक बताना चाहता है, एक शब्द है उष्ण और जिसका भाव होता है गर्माहट। तो अब उस गर्माहट के भाव को व्यक्त करने के लिए लेखक कह रहा है कि 3 शब्द हैं, एक उष्ण है, ऊष्मा है और ताप। तो 3 शब्द हैं गर्माहट के भाव को व्यक्त करने के लिए, उष्ण, ऊष्मा और ताप। ये तीनों हमें किसी भी गर्माहट के भाव को व्यक्त करना होता है। या लेखक बताना चाहता है जब किसी की गर्माहट के भाव में व्यक्त करना होता है, हम क्या लगाते हैं, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, ऊष्मा।
और जैसे मौसम के गर्माहट के भाव को व्यक्त करने के लिए हम उष्ण शब्द लगाते हैं, उसी प्रकार से ताप शब्द है। जब हम गर्माहट के भाव को परिणाम की बात करते हैं, अर्थात जब उसको मापा जाता है, मापने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ ताप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उष्ण उस भाव का नाम। इसी प्रकार से 3 शब्द हैं और तीनों का जो है भाव जो है एक है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर होने के कारण हम तीनों शब्द को किसी भी एक ही स्थान या किसी स्थान पर नहीं, जब हम उचित उस भाव को ध्यान देते हुए इन शब्दों को अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। किंतु अब भाषा में विकास और उसके ज्ञान के प्रकार के कारण इस अंतर को समझा जाने लगा। इस शब्द के स्थान पर दूसरे प्रयोग को त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इस परिवर्तन का कारण है कि जब हम किन्हीं शब्दों के प्रयोग के अभ्यस्त नहीं होते हैं तो हमें आरंभ में इनका प्रयोग बड़ा अटपटा, कड़वा और कभी कभी तो हम उसे अपने भावों के विपरीत भी समझ बैठते हैं, जबकि वास्तव में उस शब्द का प्रयोग बिल्कुल ठीक होता है। जब हम शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता या जो सूक्ष्म अंतर होते हैं, सूक्ष्मता को समझकर उनका प्रयोग करने लगते हैं, तब हमें उनका प्रयोग बड़ा आसान और सटीक लगता है और वह शब्द हमारे लिए विशेष न करके साधारण शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार का भी विशेष समझे जाने वाले जो शब्द हैं वो आम बन जाते हैं और सभी जो है उनका जो है बड़ी सरलता से प्रयोग करने लगते हैं। तो इस गद्यांश में लेखक ने प्रायवाची शब्द आपस में एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होते हैं और हम केवल एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करके काम तो चला सकते हैं, लेकिन उससे सटीक भावाभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इस बात को व्यक्त किया है, इस पर विशेष बल दिया है। आज जो गद्यांश पढ़ाए गए, इन्हीं गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं और जो इस प्रकार से है, जैसे भाषा की साधारण से लेकर प्रतीत होते तक इस गद्यांश पर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भाषा की विकसनशीलता किस स्तर से प्रारंभ होती है। दूसरा है, हम दैनिक व्यवहार में किन नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम दैनिक व्यवहार में किन नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस गद्यांश के आधार पर तीसरा प्रश्न है, अन्य भाषा से सीधे उधार शब्द साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं होते, क्यों। उसके बाद जो अगला गद्यांश है, विज्ञान की प्रगति में से शब्द प्रयुक्त है। विज्ञान की प्रगति के कारण नवीन चीज़ों का क्या होता रहता है। बिना शर्त बिना परिवर्तन के लिए किन शब्दों को अन्य देश ग्रहण करते हैं, किन शब्दों को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया जाता है। ये प्रश्न हैं। आज इसी गद्यांश के साथ मैं अपनी विषय वस्तु को, अपनी बात को समाप्त करता हूँ और शेष जो बचे हुए गद्यांश हैं वो अगले दिन पढ़ाए जाएंगे।